प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 2 के अंतिम अध्याय एक समतल में गति को अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने स्थानांतरित गति मतलब सरल रेखा में गति पढ़ी है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे स्थानांतरित गति मतलब सरल रेखा में गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या है? जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा से कुछ कोण पे, पर वो कोण 90 डिग्री से कम हो, पर फेंकते हैं तो वो एक वक्र पथ पर गति करती है। जैसे मैंने एक वस्तु को फेंका, ये वस्तु कैसे गई? मैंने क्षैतिज से कितने कोण पे फेंका? इसे क्षैतिज से थीटा कोण पे फेंका, तो ये वस्तु वक्र पथ पर गति करी, इसने वक्र पथ बनाया, तो ये गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ना तो ये क्षैतिज गति है ना ऊर्ध्वाधर है। ये किसके अंतर्गत गति करती है? इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण है नीचे की ओर कार्य करता है वस्तु पे। जैसे हम कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉल को हिट करता है तो वो प्रक्षेप्य गति होगी। बॉल को हाथ से फेंकना वो प्रक्षेप्य गति होगी। हवाई जहाज उड़ाना, जो कागज के हवाई जहाज उड़ाते हैं, वो प्रक्षेप्य गति होगी। प्रक्षेप्य गति का पथ क्या होता है हमें सिद्ध करना है? परवलयाकार होता है। पथ क्या होता है? पथ परवलयाकार, वलयाकार, जिसे पैराबोलिक भी कहते हैं। हमने एक वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पे फेंका। कितने कोण पे फेंका? थीटा कोण पे फेंका। कितने वेग से? u वेग से। तो इसका क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा? uy इज इक्वल टू u sin थीटा। एक बिंदु P लिया जिसमें क्षैतिज दूरी x चली है और ऊर्ध्वाधर दूरी चली है y। जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति देते हैं तो एक चीज ध्यान करने वाली होती है कि क्षैतिज घटक नहीं बदलता। पूरी की पूरी गति में क्षैतिज घटक नहीं बदलता, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य करता ही नहीं है। जो त्वरण कार्य करता है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो क्षैतिज दिशा के लिए क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या है? शून्य। हमारी इक्वेशन क्या होती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, और t का मान क्या आ गया? x अपॉन u cos थीटा। पहली समीकरण। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो a इज इक्वल टू माइनस जी हो गया। मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग लगातार बदल रहा है। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर वेग कम होता जाता है। जब उच्च बिंदु पे पहुंचता है तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। पर क्षैतिज वेग उच्चतम बिंदु पर भी ux ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू uyt माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब ये समीकरण कैसे हो जाएगी? इसमें देखिए y इज इक्वल टू uy की जगह u sin थीटा, t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो y समीकरण कैसे लिखी गई? u से u कट गया, ये आ गई tan थीटा x, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये इक्वेशन किसके कैसे हो जाएगी? y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा नियतांक है, g नियतांक है u, और थीटा जिस कोण पे किया। तो ये किसकी इक्वेशन है? परवलय की।
परवलय की समीकरण के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पथ क्या हो गया, जब इसकी समीकरण जो मिलने लग रही है, परवलय की समीकरण मिल रही है, तो उसका पथ कैसा हो गया, परवलयाकार, परवलयाकार। तो हमने सिद्ध कर दिया इससे, जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति करती है तो उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। जब ये प्रक्षेप्य गति करती है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स भी आते हैं, उनको अध्ययन करेंगे अब हम। जैसे उड्डयन काल, जैसे आपने मूवी में देखा हो या फ्लाइट में आप बैठे हो तो अनाउंसमेंट होती है, योर फ्लाइट टाइम इज 3 आवर 14 मिनट्स, 3 घंटे 14 मिनट आपकी फ्लाइट टाइम है, मतलब टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक का पूरा टाइम 3 घंटे 14 मिनट पूरा। मैं टेक ऑफ जब करेगा प्लेन, ऊपर हवा में उड़ेगा, जब लैंड कर जाएगा वो 3 घंटे 14 मिनट, तो उसे उड्डयन काल कहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति में हमने एक वस्तु को क्या किया, प्रक्षेप्य गति दी, कितने वेग से, u वेग से। ये कौन, थीटा हो गया, इसका क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू क्या आ गया, u cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक uy इज इक्वल टू क्या आ गया, u sin थीटा। ये x एक्स है और ये y एक्स है। ये उच्चतम बिंदु है, ये अधिकतम ऊंचाई है, ये परास है, O A B। तो सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, उड्डयन काल के लिए। उड्डयन काल मतलब फ्लाइट टाइम t से प्रदर्शित करते हैं। हमने एक वस्तु को u वेग से फेंका जो क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बना रही है। हम देखो t O से A तक का समय इज इक्वल टू A से B तक का समय। मतलब वस्तु जितना ऊपर जाने में टाइम लेती है उतना ऊपर से नीचे आने में टाइम लेती है। सबसे बड़ी चीज ये है। तो जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना आने में लग रहा है। यदि जाने में 3 सेकंड लगे तो लौट के आने में भी 3 सेकंड लगेंगे। तो अब हम ले रहे हैं O से A तक। देखो A पर अगर हम बात करेंगे, A पर Vy 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो ऊर्ध्वाधर जा रही थी वो रुकेगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी। क्षैतिज घटक नहीं बदलेगा, क्षैतिज घटक वही रहेगा। जब वस्तु ऊपर जा रही है तो क्या होगा, उसका ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ऊर्ध्वाधर वेग धीरे धीरे कम होगा, वो रुकेगी फिर नीचे आएगी। तो इक्वेशन क्या होती है, Vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, u माइनस जी टी। समीकरण ये वाली यूज कर रहे हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां a इज इक्वल टू माइनस जी टी है, ठीक है। और a किसके बराबर है यहां पे, माइनस जी के। तो Vy 0 हो गया, uy, ठीक है। uy की जगह क्या आ गया, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये जाने का समय, या O से A तक जाने का समय, या A से B तक आने का समय। तो कुल उड्डयन काल कितना हो जाएगा, T, जाने का समय और लौट के आने का समय कितना होगा, 2T। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी का मान ये आ जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये उड्डयन काल के लिए सूत्र हो गया। अब हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे इसी में, ऊंचाई के लिए। ऊंचाई निकालेंगे। दूसरा डेरिवेशन है ऊंचाई। फिर हम बात करेंगे O से A तक। वही वाली बात, A पर क्या होगा,
वी वाई 0 हो जाएगा और एक इसके बराबर होगा माइनस जी के। इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। तो यहां क्या हो जाएगी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, एस की जगह एच हो जाएगा, एच हाइट पे जा रहे हैं। तो वी वाई 0 है, 0 का स्क्वायर यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये ऊंचाई के लिए सूत्र आ जाएगा। और थीटा 90 डिग्री होगा तो h मैक्सिमम हो जाएगा। यदि हम बिल्कुल ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, हम थीटा 90 डिग्री करेंगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए सूत्र उत्पत्ति करी, ऊंचाई के लिए। अब हम आते हैं किसके लिए, परास। परास क्या है, एक उड्डयन काल में तय की गई दूरी, उड्डयन काल में तय की गई दूरी, मतलब एक वस्तु है, हम उसे जा रही है कितनी, क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज दूरी। सॉरी मैं डायग्राम मिटा दिया, डायग्राम तो अभी चलेगा। हमने वस्तु को फेंका है u1 से, ठीक है, ये वाली चली गई दूरी r, o से b तक की दूरी, वही ऊंचाई h है, थीटा कोण पे फेंका है, ठीक है। ux किसके बराबर है, u cos थीटा। यहां पे ui आ जाएगा, ui। तो परास क्या होती है, परास मतलब चली गई क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। अब दूरी r क्या होगा, वेग गुणा समय। समय क्या होगा, क्षैतिज दूरी कहां से चल रही है, o से b तक, तो वेग क्या हो जाएगा, ux, क्षैतिज घटक आएगा, क्षैतिज दूरी तय करी है, और टाइम उड्डयन काल t आ जाएगा। ux का मान क्या है, u cos थीटा, t का मान क्या है, 2u sin थीटा अपॉन g। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो r का सूत्र क्या हो जाएगा, यहां पे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी परास कब अधिकतम होती है, हमारी परास कब अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। देखो r मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 2 गुणा 45 डिग्री 2 थीटा है अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम का मान क्या हो गया आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस तरह जब भी जेवलिन थ्रो, गोला फेंकते हैं, चकती फेंकते हैं, तो या बॉल फेंकते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप 45 डिग्री कोण पर फेंके, तो 45 डिग्री कोण पे वो सबसे ज्यादा क्षैतिज दूरी मतलब परास तय करेंगे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटे, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु अचर चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु अचर चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वो क्या कहलाती है, एक समान चाल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान चाल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, मैंने वेग नहीं कहा है, एक समान चाल से चलती है तो वो गति क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें आता है कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट हम कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन होता क्या है, डेल्टा थीटा। एक वस्तु एक समान वृत्तीय पथ पर गति कर रही है साहब, ये इसका इनिशियल पॉइंट है
टाइम t1 पे p1 स्थिति पे थी, टाइम t2 पे p2 स्थिति पे आई, और ये कोण कितना हो गया θ1, और ये वाला कोण कितना हुआ θ2, ये कोण कितना आ गया डेल्टा थीटा। चाप कितनी आ गई हमारी यहां पे, p1 p2 के बीच की दूरी कितनी है डेल्टा s। ये त्रिज्या कितनी है हमारी r। तो त्रिज्या सदिश, ये त्रिज्या सदिश, ये त्रिज्या सदिश हो गया। वृत्तीय पथ के केंद्र बिंदु पर जितना कोण बनाता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसका त्रिज्या सदिश किसी समय अंतराल के लिए केंद्र बिंदु पर जितना कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, विस्थापन सदिश कहते हैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, चाप, कोण क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, तो डेल्टा थीटा हो गया डेल्टा एस अपॉन आर। इसका मात्रक क्या होगा रेडियन, वही आना रेडियन। ठीक है, तो इसका मात्रक, अब इसमें क्या करेंगे, कोणीय वेग करेंगे हम, कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे डी थीटा अपॉन डी टी से भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट रेडियन थी तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। और अब पूरे चक्कर के लिए लेंगे, पूरे चक्कर के लिए, अब पूरे चक्कर के लिए लेंगे तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा टी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। एक सूत्र ये आ जाएगा और एक हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ये आवृत्ति है, जहां एन आवृत्ति है, एन का मान क्या है 1/t के बराबर है। ठीक, अब इन सूत्रों का यूज करेंगे। अभी हमने क्या बताया आपको, हमने बताई आपको एक समान चाल, कोणीय विस्थापन। अब बताने चाह रहे हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग ओमेगा तथा रेखीय वेग v में संबंध। क्या होता है संबंध, देखो हमारे पास डेल्टा थीटा किसके बराबर है, डेल्टा एस अपॉन आर से। डेल्टा टी से भाग कर दिया, से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सीमा ले लेते हैं नेक्स्ट टर्म में, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा ओमेगा, ये कैसे टर्म लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या आ जाएगा 1/r डी एस बाई डी टी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/r वी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब रेखीय वेग, ये रेखीय वेग है और ये कोणीय वेग है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस सूत्र का बहुत उपयोग करेंगे हम। अब आता है हमारा अभिकेंद्र त्वरण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये डेरिवेशन हाफ ईयरली एनुअल में हमेशा आता है, तो इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कौन सा टॉपिक है हमारा अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण AC ए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, किससे चलती है एक समान चाल से,
तो उसकी चाल का परिमाण तो नियत है, परंतु उसकी दिशा लगातार बदल रही है। कैसे बदल रही है? देखो, वित्तीय पथ पे गति कर रही थी, यहां दिशा बदल गई, तो इसकी दिशा क्या करती है? लगातार बदलती है। हम जानते हैं वेग इज इक्वल टू क्या होता है? वेग इज इक्वल टू होता है चाल प्लस दिशा। वेग इज इक्वल टू चाल प्लस दिशा। इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। और ये त्वरण किसकी ओर काम करता है? केंद्र की ओर काम करता है, इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। फिर सुनिए, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका चाल का परिमाण नियत रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती है। हम जानते हैं वेग इज इक्वल टू क्या होता है? चाल प्लस दिशा। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण, क्योंकि केंद्र की तरफ काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। अब इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है। हमारी एक वस्तु केंद्र बिंदु हो, P बिंदु पर, ये P1 बिंदु पर, यहां पे वेग v है और यहां पे वेग क्या है? v1 है। ज्वाइन किया, ये कोण कितना है? डेल्टा थीटा, और ये वाली दूरी कितनी है? डेल्टा s। इसी में बेस एक और चित्र बनाते हैं हम यहां पे। ये v, ये v1, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम आगे। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ए बी सी, ये क्या आ जाएगा? डेल्टा वी। ये कोण उतना ही बनेगा, ये वाला कोण जितना कोण ये है वो ये कोण इतना होगा। इसलिए त्रिभुज ओ पी P1 व त्रिभुज ABC समरूप है। जब ये समरूप है, इक्वल है त्रिभुज, तो कैसे करेंगे? P1 अपॉन OP। कोण के सामने की भुजा PB1 साइड वाली, कोण के सामने की भुजा BC, उसके साथ वाली भुजा AC। तो वैल्यू पुट करी, डेल्टा S अपॉन डेल्टा R, डेल्टा V अपॉन डेल्टा V। डेल्टा T से भाग करने पर तो ये क्या हो जाएगा? 1/R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, 1/V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अब लिमिट ले लेते हैं। 1/R बाहर आ गया, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, 1/V यहां लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/R ds बाई dt, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv बाई dt इंटू 1/V। तो 1/R ds बाई dt क्या होता है? v, और dv बाई dt a, और ये v। तो a का मान क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r। हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मान रखा आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो a का मान कितना आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने ड्राइव की थी एक चीज कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πn। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर 2πn का स्क्वायर, त्वरण क्या हो जाएगा? 4π स्क्वायर n स्क्वायर आर। तो ये अभिकेंद्र त्वरण के लिए सूत्र है। कभी एग्जामिनर यहां तक पूछ लेगा, कभी यहां तक पूछेगा, कभी कहेगा अभिकेंद्र त्वरण की आवृत्ति के टर्म्स में निष्पत्ति दीजिए, मतलब ड्राइव कीजिए उसे। तो तब ये ड्राइव करना होगा। अब एक चीज आती है, उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती। अगर हमारा वेग बदल रहा है, हमारा त्वरण बदल रहा है, तब क्या होगा?
तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेरिवेशन परिवर्ती। अगर हमारा त्वरण क्या है, परिवर्ती है, तो क्या होगा, इधर देखो डायग्राम में, जब कोई वस्तु, ये ध्यान रखना, वित्तीय पथ पे गति करेगी तो वित्तीय पथ पे गति करते हुए एक चीज सेम होगी, उसमें अभिकेंद्र त्वरण हमेशा काम करेगा, परिवर्ती हो या नियत हो। अब ये अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर का, ये वेग है। अगर वेग बढ़ रहा है, हमारा वेग परिवर्ती है, अगर हमारा वेग बढ़ रहा है तो त्वरण ये क्या कहलाएगा, परिवर्ती वेग में, वेग परिवर्ती है तो एक त्वरण काम करेगा, उसे कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है। अगर हमारा वेग बढ़ रहा है तो ये AT वेग की दिशा में होगा, यदि वेग घट रहा है तो स्पर्श रेखीय त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होगा। कैसे होगा, विपरीत दिशा में होगा। ये आपका क्या है, परिमाणी त्वरण है। इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर ये वाला कोण थीटा है तो कैसे हो जाएगा, अगर हम ऐसे लेंगे तो ये AC की दिशा हो जाएगी निकालने के लिए। तो हमारा A स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT कॉस 90 डिग्री। कौन से, त्रिभुजों के सदिश योग का नियम, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो A स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है। तो A इज इक्वल टू √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अगर आप AC का मान रखना चाहते हैं, AC का मान V स्क्वायर अपॉन R होता है। AT का मान रखना चाहते हैं, वो क्या होता है, dV/dt होता है। और अगर आप कोण निकालते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार AC अपॉन AT। तो जब हमारा वेग परिवर्ती होगा तो ये सूत्र की निष्पत्ति हमें करनी पड़ेगी, और अभिकेंद्र त्वरण के लिए मांगेगा तो वहां पे चाल नियत होती है, यहां चाल भी परिवर्ती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इकाई 2 बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, ये मेरी कोशिश है, और आपको समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। बेटे, मैं हर वीडियो के बाद बताता हूं, आप कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज एक रेड आएगा, जब मेरे उसको वीडियो को खोलोगे तो रेड आएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे ऑल पे चले जाइए, जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लगातार वीडियो भी आप देख रहे हैं, आप मुझे उत्साहित भी कर रहे हैं। आप इसी तरह मैं उत्साहित होकर आपके लिए बहुत सरल भाषा में वीडियो बनाता रहूं, और मैं आपको हर बार कहता जा रहा हूं, बेटे मेरे नोट्स बहुत सरल भाषा में इस पुस्तक में है। ये MBD ग्रुप ने लिखी है, कक्षा 11 की, मैं ही इसका ऑथर हूं, DPS मलिक। मैं प्रवक्ता हूं DAV इंटर कॉलेज करणपुर में, और आज मैं वीडियो बना रहा हूं, और आज मुझे बहुत खुशी और गर्व से साथ कह रहा हूं कि हमारा स्कूल अटल योजना में आज के दिन आ चुका है। तो ये हमारे स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा विद्यालय DAV इंटर कॉलेज करणपुर आज की डेट में हमें ऑर्डर मिला है कि आप अटल योजना के अंतर्गत आ गए। तो बेटे, आप इस बुक को अगर हो सकता है ले लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे ईमेल करिए, मैं आपको इसके PDF बना के नोट्स भेज दूंगा, प्लीज। तो अगर मेरे वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। धन्यवाद।